मैंने आपको बोला हमारी एक इकोनॉमी होती है, हर किसी कंट्री की इकोनॉमी होती है। अब सर ये नेशनल इनकम क्या होता है? देखिए, आप अपनी इकोनॉमी को, आप एक नेशन की इकोनॉमी को कैसे मेजर करोगे, आप अपनी इकोनॉमी को कैसे मेजर करोगे, वो मेजर आपको बताएगा नेशनल इनकम। सो इसका मतलब अगर आपको अपनी इकोनॉमी देखनी है कि भाई कितनी है, आपको नेशनल इनकम बताएगा वो, ठीक। और ये भी बताता है, ये जो नेशनल इनकम है बेटा, ये आपका डिनोट करता है आपकी कंट्री में कितना परचेजिंग पावर है। ये आपका क्या डिनोट करेगा? एक कंट्री का कितना परचेजिंग पावर है, वो आपका होता है नेशनल इनकम। इसका मतलब समझ लेने की जरूरत है भाई कि आपके पास ये जो इकोनॉमी होती है, एक कंट्री की इकोनॉमी जो होती है, अब हमें ये भी पता लगाना है भाई कि हमारी इकोनॉमी कहां पहुंची, कितनी इकोनॉमी है हमारे पास अभी, है ना। उस चीज को बेटा मेजर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसको साइमन कुजनेट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है नेशनल इनकम। अब खुद बताओ, कंट्री के पास पॉलिसीज बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जब उनको पता ही नहीं होगी कि हमारी इकोनॉमी अभी कितनी है, तो वो कैसे प्लानिंग करेंगे और वो टारगेट्स कैसे सेट करेंगे कि भाई इतनी इकोनॉमी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में, फलाने साल में। तो इसका मतलब होता है हमें इकोनॉमी को मेजर करने की जरूरत है। कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो हमें इकोनॉमी को मेजर करके दे, ठीक। अब उसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? याद रखोगे बेटा, पूछ सकता है एग्जामिनर, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, ये पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? यहां पे मैंने लिखा है, उसका नाम था साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स, ठीक है। याद रखा बेटा, समझ आ गया कि नहीं? चलिए, इसके बाद चलो बेटा, अब देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम होता क्या है? सर आपने तो बताया भाई, ये जो नेशनल इनकम है, इससे हम अपनी इकोनॉमी को मेजर करते हैं। सर मगर डेफिनेशन तो बताइए ना, नेशनल इनकम की क्या डेफिनेशन है? देखो बेटा, हम नेशनल इनकम है ना, इनकम शॉर्ट में, हमको इनकम कैलकुलेट करनी है नेशन की, पूरे नेशन की। देखो कैसे करते हैं कैलकुलेट, पहले पढ़ लेते हैं। बताता है द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है। It is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country। एक कंट्री के देखो फैक्टर इनकम्स होते हैं। अभी फैक्टर इनकम्स आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा ये फैक्टर इनकम्स बेटा होता क्या है। पहले इसको समझ लीजिए। एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर आपके पास यहां से यहां तक एक साल है, आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड हम कितना लेते हैं? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ आप अकाउंटिंग पीरियड को कहां से कहां तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, नेशनल इनकम क्या होता है? जितनी भी आपके कंट्री में फैक्टर इनकम्स है ना, उन सबको सम करते हैं, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। लेकिन वो फैक्टर इनकम्स किसने अर्न की होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब आपके मन में दो सवाल होंगे। सर आपने बताया कि भाई नेशनल इनकम जो होती है, हमारी इसको क्या बोलते हैं ना, इनकम होती है कंट्री में, उसमें फैक्टर इनकम एक इनकम होती है। हमारी कंट्रीज में एक इनकम होती है, एक उसको बोलता है फैक्टर इनकम। जब इन्हीं फैक्टर इनकम्स को जोड़ा जाता है, लेकिन ये वो वाली फैक्टर इनकम्स आपको जोड़नी है जो किसने कमाई होगी? एक नॉर्मल रेजिडेंट ने। सर समझ आ गया, मगर सर ये तो समझ ही क्लियर ही नहीं है कि ये फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो इसका मतलब सबसे पहला चीज जो हम समझ लेंगे उसका नाम है फैक्टर इनकम्स, ठीक है। देख लीजिए, देखिए बेटा, हमारे पास इनकम्स जो है, इनकम्स दो तरह से है, एक को बोलते हैं फैक्टर, एक को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। मैं आपको सिंपल बता देता हूं। देखिए मिसाल के तौर पर आपने क्या किया भाई काम, आपने गुड्स खरीदे, वहां से आपको कुछ इनकम प्रोड्यूस हो गई। आपने लेट सपोज कोई सर्विस प्रोवाइड की, जैसे मिसाल आप अगर मेरे पास पेड स्टूडेंट होते, मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता, अपनी टीचिंग देता, तो आप मुझे पैसे देते, मुझको इनकम आ जाती। वो वाली इनकम्स ध्यान से सुनो, यहां से लेक्चर सुनोगे ना, याद करके जाना है, ठीक है। इसको नजर नहीं देनी है, बस ये नजर फाइनल एंड फुल है बस। अब देखो, वो वाले गुड्स, वो वाली इनकम
जो आप कमा कर आते हो, ठीक, जो आप हक है कमा कर आते हो, कोई चीज करके आते हो, ठीक है। मिसाल आपने गुड्स भेजा, ठीक, आपने कुछ तो भेजा ना, उसके इवज में, उसके बदले में आपको इनकम आ गई। मैंने सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में मुझे इनकम आ गई। ऐसी वाली इनकम्स को जो अर्न की जाए, जो अर्न की जाए, जिसको हमें मशक्कत करनी पड़े उस चीज को हासिल करने के लिए, उन सारी इनकम्स को बोलते हैं फैक्टर इनकम्स। अब सर फैक्टर इनकम की सर एग्जांपल बताइए। जैसे आपके पास लेबर होता है, आपको पता है जब लेबर काम करता है ना, बेचारा अपना खून पसीना एक कर देता है, उसके बदले में उसको इनकम मिलती है, उसको बोलते हैं सैलरी। इसका मतलब ये जो सैलरी है जो लेबर को मिलती है, ये क्या है? फैक्टर इनकम। अब देखो दूसरा आपके पास आ जाएगा, लेट सपोज आपका एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस को कुछ कैपिटल दिया, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, अगर उसने कैपिटल दिया उसको, अब जो बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्ट करता है? बिजनेसमैन जब कैपिटल देता है ना बिजनेस को, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अब ये मुझे क्या दे वापस में, ये मुझे कुछ इंटरेस्ट दे। अब इसका मतलब ये इंटरेस्ट तो ऐसे ही खामखा नहीं पकड़ रहा है ना, सबसे पहले बिजनेसमैन ने कैपिटल दिया, उसके बदले में इसको इंटरेस्ट मिल गया, इसका मतलब ये इसकी कमाई है, पूंजी है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। दूसरा, आपको किसी ने जमीन दिया, भाई आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही होते हैं ना, लैंड होता है, अब जिसका जमीन होगा उसको भी तो पैसा देना है ना, उसको रेंट बोलते हैं। इसका मतलब उसने जो रेंट लिया इनकम है, बट ये उसको किसी के बदले में मिला, जमीन के बदले में मिला। अब दूसरा होता है कंपनी। कंपनी तो ऐसा ही काम नहीं करेगा ना, कंपनी अपना सारा मैनेजमेंट सब कुछ अपना दिमाग रखता है सामने, तभी जाके कंपनी का मुनाफा आ जाता है। अब जो मुनाफा आ जाएगा वो कंपनी के लिए क्या है? वो इनकम है। तो ये सारी चीजें जो है ये फैक्टर इनकम में आती है। अब आते हैं दूसरा, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। आपको नेशनल इनकम जब आपको कैलकुलेट करनी होती है ना, आपको खाली फैक्टर इनकम लेनी होती है, और वो भी वो वाली जो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर कौन सा रेजिडेंट नॉर्मल होता है, कौन सा रेजिडेंट नॉर्मल नहीं होता है, वो कैसे हम डिसाइड करें? उसके लिए आपको लेक्चर पूरा सुनना है। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप लेक्चर सुनोगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और हो सकता है नई नई चीजें भी आपको आ जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी इनकम, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम बेटा वो वाली इनकम होती है बेटा जो आपको ऐसे ही कोई डोनेशन करता है। लेट्स सपोज कोई कंट्री, अभी किसी का सैलाब आ गया किसी स्टेट में, कोई स्टेट उसको डोनेशन देता है, गिफ्ट देता है कोई। लेट्स सपोज गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है। क्या सब्सिडी देने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? अरे कुछ नहीं करना पड़ता है, मुफ्त है ना। जब भी मुफ्त का माल आपको मिलता है ना, खुश हो जाता है इंसान। तो वो वाली, अच्छा कभी कभार आप चैरिटी कर देते हो, ये सारी इनकम्स, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, बस ऐसे ही मेहनत मशक्कत के बगैर ही आपको ये मिले। मिसाल आपको कोई डोनेशन करेगा, गिफ्ट किया किसी ने किसी को, सब्सिडीज दी गवर्नमेंट ने, चैरिटी की किसी ने, ये सारी चीजें बेटा ट्रांसफर इनकम में आएगी। इसका मतलब नेशनल इनकम में इन चीजों को नहीं लिया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में सवाल पूछा जाएगा, बताओ बेटा इनमें से किसको, मिसाल इसमें एक होगा रेंट भी, इनमें से किसको हम, इनमें से 1 2 3 4 5 ऑप्शंस होंगे, 5 ये होंगे उधर से देकर, इनमें से हम किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड करते हैं? आपको बताना है खाली रेंट। क्यों सर? डोनेशन क्यों नहीं? क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। गिफ्ट क्यों नहीं? ये ट्रांसफर पेमेंट है। सब्सिडी क्यों नहीं? कि ये ट्रांसफर पेमेंट है। चैरिटी क्यों नहीं? ये ट्रांसफर पेमेंट है। अब लेकिन ये भी वो वाली फैक्टर इनकम्स भी आपको वो वाली इंक्लूड करनी है जो कौन अर्न करेगा? जो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करेगा। अब आपको समझना है कि भाई ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना, ये कौन है? चलिए समझ लेते हैं, इस नॉर्मल रेजिडेंट को पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको नॉर्मल रेजिडेंट की एग्जांपल आपको समझनी है। नॉर्मल रेजिडेंट बेटा वो बंदा होता है, या ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट जो है ना, इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी एन इंडिविजुअल एज वेल। ठीक, समझ आ गया यहां तक कि नहीं? इसका मतलब नॉर्मल रेजिडेंट जो आपकी कंट्री का होता है बेटा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ये आपका इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ये आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंडिविजुअल? जो ऑर्डिनरली देखो वर्ड्स को मैं बता रहा हूं, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, जो ऑर्डिनरली आपकी कंट्री में रिजाइड करेगा, आपकी कंट्री में रिजाइड करेगा,
और दूसरा चीज, इसके जो इन सारे इस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, इसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा ना, इसी कंट्री में होगा, इसी कंट्री में ये रहेगा भी। और मगर कैसे रहेगा? ऑर्डिनरली। सर ये ऑर्डिनरली समझ ही नहीं आया। अब देखो, ऑर्डिनरली का रहने का मतलब ये होता है कि इसको ग्रेटर देन 1 ईयर रहना है। कम से कम जो बंदा 1 साल से बंदा रहता है ना कहीं पे, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरली। ये यहां पे ऑर्डिनरली बैठ गया, ठीक, ऑर्डिनरली बैठ गया। अब इसका मतलब नॉर्मल रेजिडेंट बेटा वो रेजिडेंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो आपको ऑर्डिनरली रिजाइड करे। दैट मींस 1 साल से ज्यादा वो वहां पे हो। और दूसरा चीज, उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, उसको उसी कंट्री में इंटरेस्ट है। अगर वो लेट्स सपोज इंडिया में है, इंडिया में उसको ग्रेटर देन 1 ईयर हो गया और उसको इंडिया की इकोनॉमी में ही इंटरेस्ट है, इसका मतलब हम इंडिया में उसको मान लेंगे कि भाई ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। वाइल एज अगर कोई बंदा होगा वो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में आया होगा, ठीक है, कोई बाहर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिटीजन होगा, और जब वो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में आ गया लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो कहीं और, उसको अपनी कंट्री लेट्स सपोज इंग्लैंड में ही है, ऐसे बंदे को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको 5 साल हुए हमारी कंट्री में, बट उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में नहीं है, वो उसको हम नहीं लेंगे हम अपनी नॉर्मल रेजिडेंट में। ठीक है, आई होप चीजों को समझ पा रहे हो। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट में आपके पास इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। और याद रखना बेटा, याद रखना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ये आपके पास लेट सपोज आप मान लीजिए बेटा, देखो एग्जांपल समझ लेना बेटा, आपके पास एक फॉरेनर आ गया, एक फॉरेनर आ गया जो यहां का सिटीजन नहीं है, सो नॉट सिटीजन, पहले नॉट सिटीजन लेते हैं। सवाल आपके मन में होगा, क्या नॉर्मल रेजिडेंट जरूरी है कि वो सिटीजन ही होना चाहिए? आंसर है नहीं। ठीक है, आंसर क्या है? नहीं। क्यों? देखो कोई बंदा है वो फॉरेन का है, ठीक है, लेट सपोज वो सिटीजन नहीं है यहां का, इंडिया का, वो यहां रहने लगा 1 साल से ज्यादा, उसके बाद इसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसको इसी हमारे इंडिया में ही है, तो ऐसा बंदा हालांकि ये सिटीजन नहीं था मगर ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा बेटा। ठीक, इसका मतलब समझ आ गया। नॉर्मल रेजिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिटीजन भी होगा, इसका मतलब नॉर्मल रेजिडेंट डजंट इंप्लाई सिटीजनशिप। नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन अलग है, सिटीजनशिप की डेफिनेशन अलग है। अब दूसरा चीज समझ लो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपका सिटीजन होगा वो तो आपका रेजिडेंट होगा ही होगा नॉर्मल, नहीं। मान लीजिए आपके पास एक सिटीजन है, वो अपना सिटीजन है आपका, वो कंट्री, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, ठीक, लेट सपोज उसको 1 साल से ज्यादा, वो लेट सपोज मोर देन 1 ईयर में वो लंदन चला गया, इंग्लैंड, लंदन। जब वो लंदन में है तो बताओ, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लंदन में है, बताओ क्या उसको आप, हालांकि वो आपका सिटीजन है मगर उसको आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहोगे। समझ आ गई कि नहीं? अब जैसा कि मैंने आपको बोला, कुछ हम इंस्टीट्यूशंस को ले सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल, आपके पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपकी कंट्री में हो, आपकी कंट्री में उनका सेटअप है, उनको आप नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं मानते हैं। ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। मगर ठीक है, यहां पे अगर मगर बहुत आएंगे तो याद रख लो बेटा, जो लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करेंगे हमारे इंडियंस, हमारे सिटीजन्स जो वर्क करेंगे यहां पे, उन सिटीजन्स को आप नॉर्मल रेजिडेंट्स ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, अब देख लीजिए तो यहां पे, अच्छा अब कुछ यहां पे कुछ और एक्सेप्शंस है जिनको आप अपना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं। जैसे कोई फॉरेन विजिटर आ गया आपकी कंट्री में, ठीक, उसको कुछ स्पेशल पर्पस है, रिक्रिएशन के लिए है, हॉलिडे मनाने आ गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाँ ये याद रखना, अगर कोई बंदा आपकी कंट्री में मोर देन 1 ईयर भी हो, ठीक, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो, उसको आप नहीं लोगे। और अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होंगे ना तो भी उसको नहीं लिया जाएगा। कोई बंदा स्टडी करने के लिए आ गया, उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, और अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो ना तो भी इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। क्रू मेंबर्स कौन कौन नहीं है मैंने आपको बता दिया, रूल मैंने आपको बता दिया, तो अब आप उस रूल के हिसाब से आप चल सकते हो कि भाई कौन सा आपका नॉर्मल रेजिडेंट होगा, कौन सा आपका नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक, चलिए आपको अब समझ आ चुका है कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट जो नहीं होता है वो क्या है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो इसके बाद
ठीक है, अच्छे से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो जी बेटा, अब देखो आगे क्या है। एक होता है, देखो बेटा अच्छे से समझ लेना, मैंने आपको बोला नेशनल इनकम। अब आपको नेशनल इनकम समझ आ गया। सर नेशनल इनकम वो इनकम होती है, अगर आप सारे फैक्टर इनकम्स को सम करोगे, जितनी भी कंट्री में फैक्टर इनकम्स है, अब अगर उनको सारों को जोड़ेंगे, लेकिन कौन सी फैक्टर इनकम्स? जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं। सर हमें नेशनल इनकम समझ आ गया, मगर ये डोमेस्टिक इनकम क्या चीज है? अब समझ लेने की जरूरत है बेटा। डोमेस्टिक इनकम, देखो जब मैंने आपको अभी बोला ना, अभी मैंने आपको बोला बेटा, अभी याद दिलाओ, जब मैंने नेशनल इनकम बोला ना, मैंने क्या बोला? आप वो वाली फैक्टर इनकम्स लेते हो, आप वो वाली फैक्टर इनकम्स बेटा लेते हो। ठीक, कौन सी वाली फैक्टर इनकम्स लेते हो? जिनमें आपकी ये फैक्टर इनकम्स जो अर्न की होगी नॉर्मल रेजिडेंट से, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन आपके पास होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम भी होता है फैक्टर इनकम्स का सम। सर फिर डिफरेंस क्या है? समझ लेने की जरूरत है बेटा। डोमेस्टिक इनकम जो होता है ना, वो भी होता है फैक्टर इनकम्स का सम, मगर फिर फर्क क्या है? फिर अगर ये भी फैक्टर इनकम्स का सम, डोमेस्टिक इनकम भी फैक्टर इनकम्स का सम, नेशनल इनकम भी फैक्टर इनकम्स का सम, फर्क क्या? फर्क ये है, फैक्टर इनकम्स में ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको ये अर्न होना चाहिए बाय नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पे ये नॉर्मल रेजिडेंट से भी आ सकता है, ठीक, या ये आपको इसके बगैर भी आ सकता है, यानी जो नॉन रेजिडेंट होगा। जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता ना, उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब समझ आ गया डिफरेंस? इसका मतलब डिफरेंस समझ आ गई? सर हाँ समझ आ गया। नेशनल इनकम हम वो वाली फैक्टर इनकम्स का सम लेते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और डोमेस्टिक इनकम में वो वाली फैक्टर इनकम्स लेते हो जो नॉर्मल भी लेते हैं और जो नॉर्मल भी प्रोड्यूस करते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। मगर यहां पे बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुनो। अब लेकिन डोमेस्टिक इनकम ये भी होता है कि भाई जो आपके एरिया में, डोमेस्टिक एरिया में आपको जो इनकम जनरेट होगी, आपकी इनकम जो डोमेस्टिक एरिया में, अपने एरिया में जो जनरेट होगी, फिर चाहे वो रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, लेकिन अपना एरिया भी जरूरी है, अपना एरिया भी जरूरी है, अपना डोमेस्टिक एरिया। अब सर इसका मतलब क्या है? ये आपके पास मान लीजिए ये नेशनल इनकम है, समझ लेने की जरूरत है। सर नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम आपको पता है, सारे फैक्टर इनकम्स का सम जो आपका इसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंट आपका, नॉर्मल रेजिडेंट आपका प्रोड्यूस करता है। सर समझ आ गया, नेशनल इनकम आपके पास सम ऑफ ही आएगा। अब लेकिन इसका मतलब ये वो वाले फैक्टर इनकम्स लेता है, ये वो वाले फैक्टर इनकम्स लेता है जो कौन प्रोड्यूस करता है? रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, है ना। अब लेकिन डोमेस्टिक क्या मैंने बोला, वो रेजिडेंट भी कर सकता है, नॉन रेजिडेंट भी कर सकता है, लेकिन आपको अपने एरिया में होना चाहिए। सर इसको समझा दीजिए। देखो आपके पास बेटा ये जो नेशनल इनकम होगा, सबसे पहले आपको वो वाली इनकम इसको ऐड करनी है। इसका मतलब क्या होता है? आपको वो वाली इनकम इसको ऐड करनी है जो आपकी कंट्री में रह रहे हैं, जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं, और लेकिन वो नॉन रेजिडेंट नहीं है, सो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, मिसाल आपके पास कोई बंदा है, वो आपकी कंट्री में काम करता है। जब कोई बंदा आपके कंट्री में काम करता है, इसका मतलब क्या होता है? वो आप, मगर उसको लेस देन 1 ईयर होता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी नहीं है हमारी इकोनॉमी में, तो वो बंदा होता है ना इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट, है ना। लेकिन हमें डोमेस्टिक इनकम में उसकी इनकम लेनी है। इसका मतलब हम नेशनल इनकम को, जब उसकी इनकम, दैट मींस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक कंट्री, है ना, उसको ऐड करना है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको माइनस भी करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? देखो कोई आपका बंदा होगा, वो क्या काम करेगा? वो किसी दूसरे कंट्री में काम करेगा, है ना। तो जो वो दूसरे कंट्री में काम करेगा, वो वहां से इनकम जनरेट करेगा, लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, उसको आप डोमेस्टिक इनकम में नहीं लोगे। मगर क्या वो इनकम नेशनल इनकम में था? हाँ, वो नेशनल इनकम में था, तो इसका मतलब हमें उसको नेशनल इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ भी कर ली दिया। तो यहां पे आपको याद रखना है, नेशनल इनकम को हमने क्या किया काम, प्लस किया हमने फैक्टर इनकम,
किसकी? नॉन रेजिडेंट की, जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में है, प्लस आप माइनस किया आपने उसकी फैक्टर इनकम जो आपका रेजिडेंट तो था, जो रेजिडेंट तो था, मगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपका पैसा लाता है। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा लाता है, तो ये होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम बेटा। इसको इक्वलिटी यहां पे लिखते हैं। समझ आ गया? तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद चलते हैं हम अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई आपके पास जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका वैल्यू क्या है, जो कंट्री प्रोड्यूस करता है एक साल में, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अच्छा जी, देखो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज, material and immaterial including services of all. This is the true net income or revenue of the country or national dividend. तो इसने भी इनकम को ऐसे ही डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको दिखाया है साइमन कुजनेट्स। ठीक है, इसी ने, ये एक ऐसा बंदा था, पहला बंदा ऐसा था जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को इंट्रोड्यूस किया, और इसको क्रिएटर ऑफ जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है, इसी ने जीडीपी वीडीपी डिफाइन किया था। अब देखेंगे जीडीपी क्या होता है। ठीक है, जीडीपी अच्छे से सुनना बेटा, जो मैं बता रहा हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीडीपी होता है बेटा आपके पास, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद ही बता देता हूं, थोड़ा समझाता हूं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक, जीडीपी आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू होता है किनका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाए, प्रोड्यूस किए गए, और उनका मार्केट में वैल्यू कितना था, उसको बोलते हैं जीडीपी। लेकिन हम जीडीपी को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा। कितने तरीकों से कैलकुलेट करते हैं हम जीडीपी को? याद रखोगे बेटा, हम जीडीपी को दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। एक को बोलते हैं हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक को बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, या फैक्टर इनकम भी कह सकते हो, फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हो। ठीक, हमारे पास जीडीपी, जो जीडीपी है, इसको हम दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं बेटा। एक होता है जीडीपी मार्केट प्राइस, वो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि भाई मार्केट वैल्यू, आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनका मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक, उसको बोलते हैं हम, टोटल में जितना भी मार्केट वैल्यू आएगा वो होगा जीडीपी। ठीक, अब ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसीलिए इसको यहां पे लिखा है इट इज अ जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है उसको हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। पहले मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर देता हूं, बता देता हूं। चलिए सर, जीडीपी में क्या आ जाता है? देखिए, जीडीपी की ये फॉर्मूला है, जीडीपी होता है बराबर सी मींस कंजप्शन गुड्स। आपने कितने गुड्स बनाए जो कंजप्शन यानी जो कंज्यूमर्स के लिए थे, और आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की गुड्स पे। ठीक है, आपके पास कितने गवर्नमेंट परचेज आपने किए, परचेज कितनी आपने गवर्नमेंट जो परचेज है वो कितनी थी, और एक्सपोर्ट्स कितने किए, लेकिन माइनस क्या करोगे? इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स तो आपने किसी का लिया, जिसका लिया उसको तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपने नहीं बनाया, मत, आपको खाली यहां पे वो बताना है जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, अब वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, लेकिन आप यहां से ले भी तो रहे हो ना बाकी कंट्री से, वो आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा? माइनस। सर समझ आ गया इसमें क्या क्या है? ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे। अब मैंने आपको अभी बोला भाई दो चीज है, एक होता है आपके पास भाई जीडीपी निकालना, एक होता है जीडीपी निकालना बेटा एट मार्केट प्राइस, एक होता है जीडीपी निकालना एट फैक्टर कॉस्ट। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बस इधर समझा देता हूं। देखो बेटा, अच्छे से समझ लेना बेटा। आपके पास लेट अस सपोज मार्केट प्राइस आ गया जीडीपी, लेट सपोज ये आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। अब अगर इस जीडीपी में आपके पास सारी चीजें आ गई, कितनी इनकम्स आपको कंजप्शन से आ गई, कितनी इनकम इन्वेस्टमेंट से आ गई, कितनी इनकम गवर्नमेंट परचेज से आ गई, कितनी इनकम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से आ गई, और माइनस करोगे आपने कितनी इनकम एक्सपोर्ट से बनाई। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब। अब यहां समझ लीजिए, इसका मतलब यहां पे टैक्सेस वैक्सेस का कोई यहां पे नहीं लिया। अब इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे आपको टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज आप टैक्सेस देते हो, उसका कॉस्ट कम करना पड़ेगा, वो कहां आपका इनकम में आ जाएगा। इसका मतलब माइनस किसको करेंगे? आप टैक्स को करेंगे।
लेकिन आप सब्सिडी भी तो पकड़ते हो, इसका मतलब प्लस क्या करोगे, सब्सिडी। और जब आप टैक्सेस को माइनस करोगे, सब्सिडीज को प्लस करोगे, वो आपका बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आ गया? हो सकता है एग्जाम में पूछेगा बेटा वो, बताओ 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 जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। आपको बताना है जब जीडीपी एमपी को यानी मार्केट प्राइस को टैक्सेस कम करते हैं, ठीक, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने टैक्स भी तो देना है। जब उसने टैक्स देना है उसका तो जीडीपी कम हो जाएगा, है ना, एक्चुअल जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे कम रहेंगे। जब वो टैक्स देगा उन गुड्स पे उसको टैक्स भी देना है ना, जो उसने बनाए वगैरह, वो तो हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में वो इंक्लूड होता है। इसका मतलब होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को और सब्सिडीज का इफेक्ट इंक्लूड किया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं हम, ये बस यही मैंने सारा यहां पे लिखने की कोशिश। और याद रखना बेटा, ये जो आप लिखते हैं ना माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये जो आपने लिखा अभी मैंने आपको बताया जीडीपी, अभी लिख लीजिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्लस करते हैं सब्सिडीज। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाली क्वांटिटी होती है इसको बोलते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको माइनस करके लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो ये दो है ना, ये वाले दो, ठीक है, इसका मतलब सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होगा, हो सकता है पूछा जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको बताना है, अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो आ जाएगा बराबर आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस करोगे सब्सिडीज, है ना, क्योंकि आपने ये होता है नेट, आपने नेट टोटल में कितना भरा, देखो आपने तो भरा एक्चुअली ये, मगर आपने सब्सिडीज भी तो ली, वो तो माइनस करना पड़ेगा टैक्स में से, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलो आगे चलो, अभी तो बहुत सारा है, तो ये मैंने सारा यही बताया है, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ना नोट से पढ़ोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर आपने पढ़ाया जीडीपी, सर जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर आपने तो वो सिखाया सर ये कि, लेकिन नेट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो नेट में आप समझ लीजिए कि भाई देखो आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया, आपने इन्वेस्टमेंट्स की, आपने गवर्नमेंट ने परचेजेस किया, गवर्नमेंट परचेज, उसके बाद आपने बहुत सारी इंपोर्ट्स भी किया, सॉरी हाँ एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन आपने इंपोर्ट भी लिया। लेकिन बेटा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, जब आप गुड्स बनाओगे ना उसका आपको पता है धीरे 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 क्या होता है, जितना जितना टाइम बढ़ता है ना इनका डेप्रिसिएशन हो जाता है। जो आपने वैल्यू बनाया ना अब वो एक्चुअल नहीं रहेगा, अब आपको उसको डेप्रिसिएशन हो जाएगी धीरे धीरे। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम उस डेप्रिसिएशन को कंसिडर करके जो जीडीपी आएगा उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये नेट करता है। एक होता है ग्रॉस, ग्रॉस होता है टोटल में, फिर डेप्रिसिएशंस का इफेक्ट जो लेता है ना उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पे इसको देख सकते हैं, देखिए बेटा कोई टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहां पे मैंने लिखा है इट इज इक्वल टू जीडीपी में से डेप्रिसिएशंस देखो आपको कितनी कम हो गई, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना हो गया, आपका वैल्यू कितना घट गया वो आप जीडीपी में से माइनस कर लो, वो आपका क्या बनेगा, एनडीपी। समझ आ रही है बात कि नहीं बेटा, आराम से समझना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, एनडीपी। इसके बाद आ जाते हैं हम, चलिए यहां तक तो आपको समझ आ चुका है। अब मैं इस टेबल को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इस टेबल को देख लीजिए, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, चलिए ओके। ये देख, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये जो जीडीपी होता है एफसी, इट्स इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो मैं आपको यहां से एक चीज बताऊंगा कि ये जो एनडीपी होता है बेटा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कैसे मिलता है, जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशंस माइनस करते हैं। इतना आपको समझ आ गया सर जी, समझ आ गया। अब देखो इसके बाद अगर आप क्या करोगे, इसका मतलब ये होता है बेटा, अच्छे से समझ लेना, जो मैं चीज बता रहा हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया अगर आप, इसका मतलब हो गया अगर आप एनडीपी को प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन वापस, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका जीडीपी। अब जरा इस चीज को देखते हैं, ये मैंने क्या बनाया है यहां पे, ये क्या चीज है, देखो
जब जीडीपी को ऐड जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्या बनेगा, एनडीपी। देखो ये जीडीपी है, इसमें से माइनस किया डेप्रिसिएशन, क्या बन गया, इसीलिए एरो नीचे है, बन गया एनडीपी। ये जीडीपी है, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, ये माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन, तो एरो नीचे की तरफ बन गया एनडीपी। अब अगर मैंने एनडीपी को प्लस किया डेप्रिसिएशन, बन गया जीडीपी, एनडीपी को प्लस किया डेप्रिसिएशन, बन गया जीडीपी। समझ आ गई बात कि नहीं? अब देखो, अब अगर देखो ये आपके पास जीडीपी है मार्केट प्राइस, ये आपके पास जीडीपी है फैक्टर कॉस्ट, ये आपके पास है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन उसकी फॉर्मूला मैंने ऊपर दिखाई है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जब आप जीडीपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर लोगे, आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एफसी। देखो जब आपने माइनस किया ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या मिल गया आपको, जीडीपी एफसी। लेकिन अगर आप जीडीपी एफसी को प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे। अब देखो मैंने आपको क्रॉस बता देता हूं, एनडीपी कब बनता है जीडीपी, जब आप इसमें से क्या करेंगे, जब आप देखो जीडीपी है, जीडीपी कब बनेगा एनडीपी, जब इससे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो माइनस किया डिप्रिसिएशन। मगर आपके पास ये एफसी से आपको एमपी बनाना है, एफसी से एमपी कब बनेगा, जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये आपके पास आ गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। चलिए बेटा, ये है आपका जीएनपी, मैंने आपको बताया। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नहीं ये मैंने आपको नहीं बताया। चलो अभी हम पढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बताता है। बताता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक, एक साल में। देखो अब यहां पे नेशनल है, एक था जीडीपी डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल। ये नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड है, तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए अब। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं इसकी फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसमें किन किन चीजों को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में आपको अभी वो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर टू सेटिस्फाई द इमीडिएट वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, जिसको हम सी से लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन दिस। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है, इसमें नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा। एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक होता है नेशनल इनकम। सो किसके बराबर आएगा, जीडीपी क्या है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जीडीपी क्या है, मार्केट प्राइस पे। मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले ही पढ़ाया। अब यहां पे क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम्स को जो अब्रॉड से आए हैं आपकी कंट्री में, आप इनकम वो जनरेट होती है आपकी कंट्री में है, उनकी जो इनकम है ना वो भी तो ऐड हो जाएगी। अब क्लियर है कि नहीं? तो वो क्या बनेगा, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो कैसे मिलेगा, एट मार्केट प्राइस। सिंपल है, आप इसमें से क्या करो, डेप्रिसिएशंस माइनस कर लो। तो जीएनपी में से अगर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशंस, वो क्या बनेगा, वो बनेगा एनएनपी। आई होप आपको चीजों को समझ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेम वही चीजें हैं। ठीक है, मुझे अब वो चीजें और रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, अब इस हम रिलेशन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये रिलेशन क्या है। चलिए, तो यहां पे हम लिखते हैं इन चीजों को, हम जो हमने पढ़ी इसको हम अलग से लिख लेते हैं यहां से साइड से। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, जीएनपी। अगर आप निकालोगे बेटा फैक्टर कॉस्ट पे, वो आ जाएगा बराबर जीएनपी। ठीक, जीएनपी किसको क्या लेना है आपको, जीएनपी मार्केट कॉस्ट। ठीक, मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइसेस, एमपी माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्स। यही है, इसका मतलब ये होता है जब आपको जीएनपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना, आपको माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर इसका उल्टा देखोगे, जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको जीएनपी एफसी से एमपी तक पहुंचना है, आपको प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। प्लस हमने अभी पढ़ा
एक होता है एनएनपी। एनएनपी किसके बराबर होता है? जीएनपी में से भाई आप क्या करो, डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, या आप लिख सकते हो जीएनपी जो है ये आएगा बेटा बराबर एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। अब इसी टेबल को मैंने यहां पे समझाया हुआ है, कुछ नहीं है। देखो ये है जीएनपी, ये है एनएनपी। जब जीएनपी को डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, देखो डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये माइनस है, यहां से यहां तक पहुंच गया, ये बन गया एनएनपी। अब जब जीएनपी को वापस करेंगे एड डेप्रिसिएशन, सॉरी एनएनपी को जो वापस करेंगे डेप्रिसिएशन ऐड, एनएनपी को डेप्रिसिएशन ऐड किया, ये बनेगा जीएनपी। इसी तरीके से यहां पर भी। अब दूसरा चीज ये लिख लीजिए, अब जीएनपी ये है मार्केट प्राइस, ये है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जब जीएनपी कैसे बनेगा, यहां तक जीएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो क्या बनेगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं? उसके बाद इसी तरीके से अगर आपको जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी मार्केट प्राइस तक आना है, आपको क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। देखो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया, इनडायरेक्ट टैक्स क्या बन जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। अब जाते हैं यहां से, देखो अगर आपको जीएनपी फैक्टर कॉस्ट होगा, आपको क्या बनाना है, इसको आपको सबसे पहले इसको एनएनपी बनाना है। जीएनपी को एनएनपी बनाने के लिए क्या करना है, जीएनपी को एनएनपी बनाने के लिए, देखो जीएनपी को एनएनपी बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो देखो माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन, ये माइनस किया माइनस सर किया। अब लेकिन इसको क्या बनाना है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है। अब अगर इसको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, क्या करना पड़ेगा, देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्लस किया हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो ये चीज अब आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे चलिए बेटा, अब कुछ हम चीजें यहां पे देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जो पढ़ाई है चीजें, ये वही है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, बस जो मैंने बताया है उसी को यहां पे लिखा है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप यहां पे भी देख लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको समझ आ चुका है, यही फ्लो चार्ट यहां पे भी है, ठीक है। देखो अगेन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये आपके पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक। अगर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, सो अगर आप इसमें से क्या करोगे काम, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन, सॉरी अगर आपने इसको प्लस किया नेट फैक्टर इनकम, यही बता रहा है ना, देखो प्लस किया इस जीडीपी मार्केट प्राइस को, प्लस किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक, जो आपको अब्रॉड से आ रही है, ठीक है। आप दिमाग में लाओ कि मैं क्या असल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट प्राइस को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं फैक्टर इनकम। अब क्या बन जाएगा, ये ग्रॉस नेशनल नहीं बन जाएगा, ये डोमेस्टिक में हो सकता है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक प्राइस। डोमेस्टिक में कैसे लिख सकता हूं, जीएनपी को प्लस कर लो नेट फैक्टर इनकम, है ना, ऐसा ही होता है। फिर आगे चल के जैसे मिसाल, अगर मैं इसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर लूंगा, अब यहाँ पे ये जीएनपी ये है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये जीडीपी था यहाँ पे, अब बन गया जीएनपी, है ना, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद बता रहा है अगर आप इसमें से नेट फैक्टर इनकम भी कम करोगे तो बनेगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीजें जो है ना, आप इसको अब अच्छे से अगर देखोगे ना, ठीक है। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा और मैं चाहता नहीं हूं कि आपका लेक्चर उतना ज्यादा भी बने, इसलिए आपको जो मैंने चीजें बताई है आपको वो चीजें याद रखनी है। फिर ये जो है ना, ये सारा फ्लो चार्ट जो है ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। वरना मैं यहाँ पे समझाता, इसको मुझे समझाने के लिए एटलीस्ट मुझे 20-30 मिनट चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं वो 30 मिनट आपके खाऊं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट वाली चीज आज के लिए बताता हूं, उसको बोलते हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। देखिए बेटा, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होता है। जीडीपी आपका दो तरीके से एस्टिमेट होता है, या तो करंट प्राइस पे या तो कॉस्ट कांस्टेंट प्राइसेस पे। अगर आपने जीडीपी को मार्केट प्राइस तो है, लेकिन मार्केट प्राइस भी दो तरह से होते हैं, एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। अगर आपने जीडीपी को कैलकुलेट किया करंट प्राइसेस पे, वो बनेगा आपका नॉमिनल जीडीपी। अगर आपने जीडीपी को कैलकुलेट किया कांस्टेंट प्राइसेस पे, वो बनेगा रियल जीडीपी, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है। इसका मतलब देखो, नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, हम करंट प्राइसेस को देखते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितनी प्राइस अभी करंट चल रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये रियल जीडीपी क्या करते हैं आप काम, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय
प्रीवियस ईयर में प्राइजेस क्या रखा था वो हम देखते थे। आई होप आपने चीजों को समझा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम इस चीज को अगले लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हो सकता है एक लेक्चर हो सकता है 2 लेक्चर हो, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा पर्सनल इनकम क्या होता है, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, रियल इनकम क्या होता है। अगले लेक्चर में फिर जीडीपी डिफ्लेटर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बेटा हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो आपने अगर अभी तक ये नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।